नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी। मेयो लिंक रोड पर पार्षद व जनता ने किया जमकर विरोध। अजमेर जिला पत्रकार संघ के प्रेस क्लब में लगी भीषण आग, मुश्किल से पाया गया आग पर काबू। महिला के बच्चेदानी से निकाली गई 2 किलो की गांठ, गर्भ में पल रहा बच्चा सुरक्षित। टीबी रोग से ग्रसित रोगियों को रेड क्रॉस सोसाइटी ने किए किट वितरित। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी रहे विशेष अतिथि। कांग्रेसी नेता पित्रोदा के नस्लीय बयान पर खफा हुए भाजपाई। अजमेर में भाजपा हुई मीडिया से रूबरू। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। निगम के अतिक्रमण दस्ते के द्वारा आज सबसे पहले रीजनल कॉलेज चौराहे के सामने बनी नई चौपाटी के बाहर खुले में बिक रहे नॉनवेज के ठेलों पर कार्रवाई करते हुए जितने भी ठेले संचालित किए जा रहे थे उन सभी को जब्त करने का कार्य किया गया। वहीं इस कार्रवाई के बाद नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ दस्ता मेयो कॉलेज लिंक रोड पर कार्रवाई करने पहुंचा तो वहां निगम के अधिकारियों को जनता और स्थानीय पार्षद के गुस्से और विरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय पार्षद निर्मल बेरवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि वहां पर कुछ जमीन है जिन पर आपसी मतभेद चल रहा है। उनके आसपास जो दुकान और ठेले लगे हैं उसको नगर निगम बार बार हटाने आ जाता है।
स्थानीय पार्षद का आरोप है कि निगम छोटे व्यापारी और ठेला संचालकों को बेवजह परेशान कर रहा है, जबकि निगम अधिकारियों की शह पर शहर में धड़ल्ले से बड़े बड़े अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, जिस पर निगम चुप्पी साध कर बैठा है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों और पार्षद के विरोध के बाद नगर निगम का दस्ता बिना कार्रवाई किए खाली हाथ वापस चला गया। किस तरह की कार्रवाई थी और क्या रहा पूरी कार्रवाई? वैज्ञानिक जो मेरे कैबिन्स हैं उसके ऊपर कार्य करने में आए थे, उसके लिए इनके बताया इनके कोई स्टे ऑर्डर हैं, कागजात हैं तो हमने ले लिए हैं, उसको दिखा के उसमें कार्रवाई। तो अभी और भी कार्रवाई करिए, जब्ती वगैरह कुछ करिए, जब्ती वगैरह कुछ करिए यहाँ पर? जब्ती हमने वहाँ की वैशाली में की है, वैशाली में की है। देखिए ये जमीन में जो विवाद है इसके पर स्टे है, ये मुझे जानकारी है। अब ये जमीन का जो विवाद है जमीन वाले देखे आपस में, मगर जो नगर निगम जो यहाँ इस तरीके से कार्रवाई, अगले ने कागज दिखा दी जमीन मालिक ने, उस जमीन के कागज दिखा दिए, उस पर स्टे हो रखा है। मगर बड़े बड़े शहरों के अंदर आज के अखबार में देख लो, बड़े बड़े मॉलों को सीज नहीं किया जा रहा है, 10-10 मंजिले मॉल बन रहे हैं, गरीब आदमी यहाँ कमा के खा रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। यानी गरीब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर यही कार्य रह गया है कि गरीब को बिल्कुल परेशान किया जाए और गरीब को धंधा कमाने नहीं दिया जाए। तो यहाँ पूरे एससी के लोग रहते हैं, मैं 3 बार बाहर तो दुनिया से, मगर आज तक कोई एक आरोप नहीं लगा सकता कि मैं किसी गरीब को परेशान करता है। मगर ये जो नगर निगम की हड़धर्मिता है, आप देखिए कि गरीब लोगों को कमा के खाने नहीं दिया जा रहा है, गरीब धंधों के धंधे हटाए जा रहे हैं, यहाँ से अभी ठेला हटाया जाता है। ये आप बताइए कि ये रोड पर है, रोड के ऊपर थोड़ी उसकी जमीन के ऊपर काम कर रहा है, रोड के ऊपर ठेला हटाए जा रहे हैं। अच्छा, क्या कार्रवाई करना है? क्या ये यहाँ से मुझे जानकारी मिली कि यहाँ से अतिक्रमण है ही नहीं भाई, किसी की भी जमीन है, जमीन मालिक जाने और वो जाने, मगर अतिक्रमण निगम का क्या लेने देना? और किसने शिकायत करी? शिकायत करता का बता नहीं रहे कौन शिकायत करता है। तो मैं इसका विरोध करता हूँ और इसकी कार्रवाई नहीं होने दूंगा, मेरे वार्ड के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होने दूंगा। अगर ये कार्रवाई करते हैं तो अभी हम इसको विरोध किया जाएगा इसका। ठीक है। इसके अलावा भी मेरा नाम तक पूरा बताओ, अब बताओ क्या हुआ आपके साथ? मेरे पास वेंडर सर्टिफिकेट भी था, मेरा नाम तक नहीं पूछा और मेरा केबिन उठा के ले गए। मैंने खूब रिक्वेस्ट की मैडम से, फिर भी है ना उन्होंने नहीं छोड़ी और वो निगम ले गई। तो नॉन वेंडिंग जोन में लगा रखा था? इसी यहीं लगाता हूँ सर मैं, मोमोज और फास्ट फूड का ठेला था। रसीद कटवा रखी थी भैया, ये ठेला था, ये वेंडर सर्टिफिकेट है। हाँ, कब की बात है ये? अभी 15-20 दिन पहले की, बस 16 तारीख की बात है। आए दिन आते क्या कार्रवाई करने नगर निगम वाले? आए दिन तो नहीं आते, लेकिन उस समय आ गए थे वो 5:30 बजे के टाइम पे। अजमेर जिला पत्रकार संघ के प्रेस क्लब में आज दिन में अचानक से भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते प्रेस क्लब का एक कमरा पूरी तरह से जलकर राख हो गया। प्रेस क्लब के सचिव मधुसूदन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आज दिन में प्रेस क्लब के प्रथम मंजिल पर बने एक कमरे में से धुआं निकल रहा था। जब उन्होंने कमरा खोलकर देखा तो कमरा भीषण आग की लपटों से घिरा हुआ था। कमरे में लगी भीषण आग की जानकारी के बाद तुरंत उन्होंने स्थानीय कृष्णगंज थाना पुलिस को इसकी सूचना दी और फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी फोन करके मौके पर बुला लिया। लेकिन जब तक गाड़ी मौके पर पहुंचती तब तक प्रथम मंजिल पर बना कमरा पूरी तरह से जलकर राख हो चुका था। मधुसूदन शर्मा ने बताया कि आग कमरे में लगे एसी में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी थी और इस आग के चलते कमरे में रखा सारा सामान, पलंग, अलमारी, गद्दे सहित टेबल कुर्सी भी जलकर राख हो गई। पत्रिका कार्यालय के सामने प्रेस क्लब है, उसमें आग की इत्तला मिली तो मधुसूदन जी चौहान है संयुक्त सचिव, उन्होंने बताया कमरा खोला तो उसमें धुआं निकल रहा था और एसी के अंदर स्पार्क हो रहा था। स्पार्क होने से शॉर्ट सर्किट से संभवतः आग लगी, जिससे तुरंत पुलिस को और फायर ब्रिगेड को बुलाया और लगभग 11:15 की घटना है। तुरंत आग पे काबू पा लिया और कमरे में पलंग, अलमारी, टेबल वगैरह और एसी जल गए। कोई जनहानि नहीं हुई और अभी शांति। मंगाराम ऐसे थाना कृष्णगंज। अजमेर जिला पत्रकार संघ के प्रेस क्लब कार्यालय में आज गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 3 में सुबह एकदम से स्पार्किंग हुआ और एसी के अंदर और उसके अंदर धुआं उठने लगा। जैसे ही हमारी नज़र पड़ी हमने तुरंत प्रभाव से उसको लाइट की सप्लाई को बंद किया और फायर ब्रिगेड को फ़ोन करके बुलाया। आगे उन्होंने जब देखा तो अंदर तब तक फायर ब्रिगेड आई, 15 मिनट करीब लग गए। उससे अंदर रखा एक बेड और अलमारी और क्या नाम से कांच का जो फ्रेम था वो और एक टेबल जल गई है। मैं मधुसूदन चौहान, संयुक्त सचिव, प्रेस क्लब अजमेर। नुकसान का भी आकलन नहीं किया है, अब जैसे आकलन करेंगे आपको बता देंगे। मित्तल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर अजमेर के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में पेट दर्द की शिकायत लेकर उपचार के लिए पहुंची एक गर्भवती महिला की बच्चेदानी की करीब 2 किलो वजनी और 25 से 30 सेंटीमीटर बड़ी गांठ सर्जरी कर निकाली गई।
गर्भवती महिला को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने के बाद उसके गर्भ में पल रहा बच्चा एवं महिला अब दोनों सुरक्षित हैं। मित्तल हॉस्पिटल की सीनियर प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रीतम कोठारी ने बताया कि एक महिला जिसके 13 सप्ताह का गर्भ है, पेट में तेज दर्द की शिकायत लेकर हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती हुई थी। गर्भवती महिला को तत्काल राहत देने के लिए जरूरी जांचें कराई गई। सोनोग्राफी जांच में गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहा बच्चा सुरक्षित पाया गया, लेकिन बच्चेदानी से जुड़ी एक बहुत बड़ी गांठ पाई गई, जिसके बाद गर्भवती महिला और उसके परिवारजन को गांठ के बारे में बताया गया। उनका कहना रहा कि छोटी सी गांठ के बारे में उन्हें पहले से पता था, किंतु कुछ ही समय में यह गांठ इतनी बड़ी हो जाएगी ऐसा उन्होंने नहीं सोचा था। डॉक्टर प्रीतम कोठारी ने बताया कि आमतौर पर प्रेगनेंसी के साथ इस तरह की इतनी बड़ी गांठ नहीं पाई जाती है, बहुत ही अपवाद वाली स्थिति में ऐसा देखने को मिलता है। उन्होंने बताया कि महिला के बच्चेदानी की गांठ को समय रहते सर्जरी कर नहीं हटाया जाता तो गर्भवती महिला और उसके होने वाले बच्चे दोनों के लिए घातक हो सकता था। गांठ के कारण महिला के दर्द तो हो ही रहा था, बच्चे की ग्रोथ और बच्चे के सुरक्षित जन्म के लिए भी बड़ा जोखिम बन रहा था। डॉक्टर कोठारी ने बताया कि महिला की सर्जरी इस तरह से की गई कि उसका गर्भ भी सुरक्षित रहा और उपचार भी हो गया। इस सर्जरी में रेसिडेंट डीएनबी डॉक्टर पूजा, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहिताश शर्मा, यूसुफ, शमा और भगवान ओटी स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा। उल्लेखनीय है कि मित्तल हॉस्पिटल में एक ही छत के नीचे दक्ष चिकित्सकों के हाथों टीम भावना से देखभाल किए जाने से रोगियों को उनके मर्ज का शीघ्र उपचार मिल जाता है। हॉस्पिटल में आधुनिक तकनीक और उच्च श्रेणी के सभी चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता के रहते रोगियों को 24 घंटे सातों दिन गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा मुहैया हो पा रही है। मैं डॉक्टर प्रीतम कोठारी, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, मित्तल हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। एक महिला जिसके 13 सप्ताह की प्रेगनेंसी थी, पेट में बहुत तेज़ दर्द के साथ में मित्तल हॉस्पिटल में भर्ती हुई। उसकी जांच के दौरान ये पाया गया कि उसकी प्रेगनेंसी के साथ में उसके पेट में बच्चेदानी से जुड़ी हुई बहुत बड़ी गांठ, 2 से 2.5 किलो की गांठ उसमें अटैच है और उसकी वजह से उसको एकदम तेज़ दर्द हो रहा था। जांच के बाद में ये सुनिश्चित किया गया कि उसका बच्चा भी सही रहे, जो कि उसने इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के बाद में मुश्किल से उसको प्रेगनेंसी हुई थी। उसका ऑपरेशन करने का निर्णय लिया गया और ऑपरेशन करके उसकी गांठ निकाली गई और 4-5 दिन मरीज को भर्ती रखा गया। उसके बाद मरीज की स्थिति बिल्कुल सुधर गई और बच्चा भी उसका स्वस्थ है। दोबारा जांच करने के बाद में मरीज को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया और फ्यूचर में ऐसा उम्मीद करते हैं कि उसको बच्चा सही स्थिति में मिलेगा। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत के तहत प्रति माह की भांति इस माह भी रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा टीबी से ग्रसित 25 मरीजों को किट वितरित किए गए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी रहे, जिन्होंने सभी मरीजों को किट वितरित किए। देवनानी ने कहा कि विश्व में तो टीबी को 2035 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2025 तक का ही लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे वे जल्द ही प्राप्त कर लेंगे। उन्होंने कहा कि इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वे भी काफी सराहनीय हैं। आज सोसाइटी द्वारा देवनानी के हाथों 25 मरीजों को किट वितरित करवाए गए। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी की प्रशंसा करते हुए सोसाइटी का आभार व्यक्त किया। रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन ये बीमारी के लिए 2025 तक इस देश से को मुक्त बनाना है, उसके तहत यहाँ की रेड क्रॉस सोसाइटी काम करेंगे। और आज यहाँ पर स्थानीय भवन में ऐसे 25 जो टीबी के मरीज हैं उनको किट बांटे गए। प्रत्येक महीने में 5 तारीख को बांटे जाते हैं ताकि इनको दवाई के साथ साथ इनका पोषण भी ठीक हो सके। ठीक है, निश्चित रूप से रेड क्रॉस समिति को अपनी ओर से साधुवाद देता हूँ। और आज जिस प्रकार से ये मरीज आए, वो लगता है इनके सही समय पर संभाल हो जाए, इनको दवाइयाँ सही समय पर मिल जाए, ये लोग नियमित रूप से सेवन करें और साथ में उनको पोषण भी होता रहे, तो ये बीमारी 2025 हालांकि विश्व में तो 2035 तक इसके उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको 2025 का टारगेट दिया है। तो लगता है हम सभी मिलकर के इसके उन्मूलन में सहभागी बने ताकि यह बीमारी खतरनाक जो है वह समाप्त भी हो जाए, ताकि निरोगी काया बने और यह देश उन्नति के शिखर पर आगे बढ़ता रहे।
यही सोच हमारे राजस्थान सरकार का भी है। तो दोनों सरकारें मिल करके और आम जन के सहयोग से ऐसे स्वयंसेवी संस्था रेड क्रॉस सोसाइटी की तरह की सोसाइटियों से मिल करके इस क्षय उन्मूलन को सफल बनाए, ऐसे मेरी शुभकामनाएं। क्षय रोग कहते हैं, क्षय धीरे धीरे खत्म होना, और क्षय ये सभी का भी करता है, परिवार का भी करता है और समाज का, अर्थ का, सभी का क्षय करता है। टीबी भी भयावह रोग है और हम जब इसके उन्मूलन की तरफ जा रहे हैं तो हम इसको निक्षय प्रोग्राम कहते हैं। तो क्षय से निक्षय की तरफ हम हमारे जो कदम बढ़ रहे हैं उसमें पोषण का बहुत महत्व है, क्योंकि जब तक हमारा शरीर अंदर से कुछ नहीं होगा, पोषित नहीं होगा, तब तक हम लोग टीबी से अपनी लड़ाई पूरी नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए हमारी हमने इसमें जनता को साथ भागीदार बनाया, जनता, स्वयंसेवी संस्थाएं, इन सबको, और ये लोग टीबी के मरीजों को गोद लेते हैं और प्रति माह इनको पोषक राशन प्रोवाइड करवाते हैं। और आज उसी का ये हमारा कार्यक्रम था। हमारे DTO साहब हैं, ये मौजूद है, ये हर महीने इसको खुद ही सुपरवाइज करते हैं इस कार्यक्रम को, और अजमेर में हमारे बहुत अच्छा इस तरह से चल रहा है। और बहुत सारे व्यक्ति भी और बहुत सारी स्वयंसेवी संस्था जिसमें कि रेड क्रॉस में शामिल है इस प्रोग्राम में हमारा साथी है। रेड क्रॉस वाले हर महीने की 5 तारीख को देते हैं, लेकिन इस बार 9 तारीख को दिए हैं। सैम पित्रोदा के बयानों की वजह से कांग्रेस एक बार नहीं बल्कि कई बार मुसीबत में फंसी है। इस बार भी उन्होंने बीजेपी को कांग्रेस पर हमले का मौका दे दिया है। देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। यही वजह है कि अगर चुनाव के बीच नस्लीय टिप्पणी वाला बयान सामने आएगा तो क्या विरोधी पार्टी को बैठे बिठाए मुद्दा नहीं मिल जाएगा। ऐसा ही कुछ सैम पित्रोदा के नस्लीय टिप्पणी वाले बयान की वजह से हुआ है। 15 दिन पहले इनहेरिटेंस टैक्स वाले बयान से कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी करने वाले पित्रोदा ने अब नस्लीय टिप्पणी कर पार्टी को फंसा दिया है। बीजेपी पर बाउंसर फेंक रहे पित्रोदा ने खुद ही कांग्रेस को हिट विकेट करा दिया है। भारत की विविधता को समझाने के लिए सैम पित्रोदा ने जो मिसाल पेश की है उसने न सिर्फ विवाद खड़ा कर दिया है बल्कि कांग्रेस को उनके बयान पर सफाई देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। सैम पित्रोदा के नस्लीय टिप्पणी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। वहीं कांग्रेस ने भी इस बयान से दूरी बना ली है। हालांकि डैमेज हो चुका है और माना जा रहा है कि इसका सीधा असर चुनाव पर पड़ने वाला है। दरअसल एक पॉडकास्ट में सैम पित्रोदा ने बुधवार यानी 18 मई को कहा, हम 75 साल से बहुत सुखद माहौल में रह रहे हैं जहां कुछ लड़ाइयों को छोड़ दें तो लोग साथ रह सकते हैं। हम भारत जैसे विविधता से भरे देश को एकजुट रख सकते हैं जहां पूर्व के लोग चीनी जैसे लगते हैं, पश्चिम के लोग अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर के लोग गोरों और दक्षिण भारतीय अफ्रीकी जैसे लगते हैं। उन्होंने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सभी भाई बहन हैं। भारत में अलग अलग क्षेत्र के लोगों के रीति रिवाज, खान पान, धर्म, भाषा अलग अलग हैं, लेकिन भारत के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। सैम पित्रोदा के इस नस्लीय टिप्पणी वाले बयान को लेकर ही घमासान मचा हुआ है। दूसरी ओर जब सैम पित्रोदा ने देखा कि उनके नस्लीय टिप्पणी वाले बयान की वजह से देश की सियासत गर्मा गई है तो उन्होंने तुरंत इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस भी इस्तीफे को लेकर तैयार बैठी थी क्योंकि उसे तुरंत ही स्वीकार कर लिया गया। आगे बढ़ रहे हैं हमारे लोकसभा चुनाव के चरण जिस प्रकार से आगे बढ़ते आ रहे हैं, कांग्रेस की हताशा और उनके नेताओं के जो विवादास्पद बयान हैं वो लगातार हम सबके सामने आ रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि कांग्रेस ने इस देश के आज़ादी के समय से और जब इस देश का विभाजन हुआ तो निश्चित रूप से उसके पीछे कहीं न कहीं जाति और धर्म के आधार पर जो विभाजन करने की नीति कांग्रेस की रही, जिस प्रकार से फूट डालो राज करो की नीति कांग्रेस ने शुरू से अपनाई है। हमको ध्यान में आता है कि कल ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा, जो कि हमारे कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी जी के गुरु भी कहलाते हैं, उनके द्वारा एक विवादास्पद बयान दिया और वो विवादास्पद बयान इस प्रकार का था। उन्होंने कहा कि जाति और रंग नस्ल भेद के आधार पर इस देश को विभाजन करने की उन्होंने संज्ञा दी। उनके अपने बयान में जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि इस देश के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग हैं वो चीनियों के समान लगते हैं, इस देश के जो दक्षिण क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं वो अफ्रीका के लोग की तरह नजर आते हैं, इस देश के जो पश्चिम क्षेत्र के लोग हैं वो अरब देशों के लोगों के समान नजर आते हैं और इस देश के जो
मध्य भारत के लोग हैं वो अंग्रेजों के समान नजर आते हैं। इस प्रकार का एक बहुत ही विवादास्पद बयान उन्होंने दिया और निश्चित रूप से इस देश को, जो कि विविधताओं में भरा हुआ और विविधताओं में अनेकताओं के बीच में एकता का संदेश देने वाला ये देश, हमारी जाति, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग हो सकती है, लेकिन पूरा ये देश कहीं ना कहीं एक भारत देश के रूप में हमेशा परिभाषित होता आया है। और जब जब आवश्यकता पड़ी है ये पूरा देश एक नजर आया है, चाहे वो आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम का समय हो या देश में जब भी आपदा पड़ी हो, ये देश पूरा एक नजर आया है। उस देश को इस प्रकार का बयान दे करके और जिस प्रकार से देश के अंदर समाज को विभक्त करने का काम या क्षेत्रीय नस्ल भेद के आधार पर जो विभाजित करने का काम जिस प्रकार से उन्होंने कल बयान दिया, निश्चित रूप से निंदनीय है। घोर निंदा इसके उनके इस बयान की जाती है। और जिस प्रकार से ये ठीक उसी प्रकार की बात है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी सम्मानीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को जब राष्ट्रपति बनाने का निर्णय लिया, तब भी कांग्रेस ने इसका विरोध किया। और वो कल सैम पित्रोदा के इस बयान से स्पष्ट रूप से इस बात का नजर आता है कि उस समय जो उनका विरोध करने का जो कारण है, कहीं ना कहीं जो उन्होंने कल बयान दिया कि रंग नस्ल भेद के आधार पर, इसका मतलब हम ये माने कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन लगती है, लेकिन निश्चित रूप से इस पूरे बयान के पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश नजर आती है। और कांग्रेस के इन नेताओं द्वारा पूर्व के अंदर भी जिस प्रकार की विवादास्पद बयान दिए गए, या कहीं न कहीं जब ये बात करते हैं कि इस देश के अंदर जातिगत गणना की बात की जाती है, तो निश्चित रूप से लगता है कि जिस प्रकार से पूरा देश आज धर्म संस्कृति के नाम पर और अपने राष्ट्रीयता के नाम पर जब एक हो रहा है, तो उसे किस प्रकार से विभाजित किया जाए, उसमें किस प्रकार से फूट डाली जाए, इसका प्रयास लगातार कांग्रेस कर रही है। और चूंकि इस आम चुनाव के अंदर जैसे जैसे आम चुनाव आगे बढ़ रहा है, स्पष्ट रूप से उनकी हताशा इस प्रकार के बयानों में नजर आती है कि उनके हार का अंदेशा बिल्कुल उनको स्पष्ट नजर आता है। और इस प्रकार के बयान देकर के वे इस पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं एक शांति या संतोष पनपा देना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से उनका जो सैम पित्रोदा का कल ये बयान दिया गया है, इसकी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है। और इस प्रकार के नेताओं पर निश्चित रूप से कांग्रेस को भी जिस प्रकार से उन्होंने कल कदम उठाया है, लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रकार के जो भी बयान देने वाले पूर्ववर्ती जो कांग्रेस के नेता हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार की सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो देश को विभाजित करने की बात करते हैं, जो समाज को विभाजित करने की बात करते हैं, निश्चित रूप से उनका एक जो बयान है बड़ा निंदनीय बयान। क्या बयान था? और सैम पित्रोदा ने कल पॉडकास्ट के अपने इंटरव्यू के अंदर कहा कि इस देश के अंदर जो हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग जो रहने वाले हैं, वो चाइना के लोगों की तरह दिखते हैं। जो दक्षिण भारत के लोग हैं वो अफ्रीका के लोगों के समान दिखते हैं। जो पश्चिमी भारत के लोग हैं वो अरब के समान लगते हैं, और जो मध्य भारत के हमारे लोग हैं वो अंग्रेजों के समान लगते हैं। तो इस प्रकार की जो ये रंग भेद के आधार पर जो उन्होंने एक परिभाषा देने के, भारत के इस देश की परिभाषा देने का प्रयास किया, निश्चित रूप से बड़ा उनका कुत्सित प्रयास है और हम इसकी निंदा करते हैं। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने पिसांगन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए मौसमी बीमारियों के उपचार व टीकाकरण पर ध्यान देने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने सभी अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए भी निर्देशित किया। अजमेर की मांगलेवास रोड से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पर एक ट्रेलर और कैंपर के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें करीब 7 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिसके बाद उनको जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। अजमेर की मांगलियावास रोड पर ट्रेलर और कैंपर के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिससे कैंपर में बैठे 7 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। आपको बता दें कि फिलहाल घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया, लेकिन तफ्तीश जारी है। ये मांगलियावास के पास में है, बड़कचास रोड पे हुआ था एक्सीडेंट। ये हमारे काका हुए थे, पाली से आ रहे थे, तो पाली से आ रहे थे तो हमारे को फ़ोन आया अभी 2 बजे के समथिंग फ़ोन आया, तो मतलब एक्सीडेंट हो गया कि अब ये अभी कंफर्म नहीं हो पाया कि किससे हुआ है। जिनका हुआ है तो 6-7 दिन हमारे को फ़ोन आया, तो इनको एम्बुलेंस के जरिए कोई साधन में जनरल लेके आए, और इसमें से 2 तो सीरियस है, 4-5 जने हल्की चोटें हैं और 1-2 जने की हड्डी टूटी हुई है। अभी उपचार जारी है, अभी देखते हो। इनके पास कौन सा साधन था, क्या कैंपर थी, कैंपर का एक्सीडेंट हुआ। अब ये अभी सर बताने में समर्थ नहीं है कि भाई किससे हुआ, क्या ये इनको थोड़ा होश आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल क्या स्थिति है यहाँ पर? फिलहाल 1-2 की सीरियस है, बाकी नॉर्मल है। आप क्या लगते हो? मैं भाई हूँ। अजमेर में आज नगर निगम द्वारा संचालित बसों का चक्का जाम देखा गया। जानकारी के अनुसार पूरे स्टाफ को पिछले 2 महीनों से वेतन नहीं दिया गया है, और जब कर्मचारियों द्वारा वेतन मांगा जाता है तो उनको कहा जाता है कि निगम द्वारा उनका वेतन पास नहीं हो रहा। ऐसे में सभी कर्मचारियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और इसी के चलते आज उन्होंने चक्का जाम करने का निर्णय लिया। साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों से उनके वेतन में कोई भी वृद्धि नहीं की गई है, जिसको लेकर भी उनमें रोष व्याप्त है। आज उन्होंने अपने वेतन में 10% वृद्धि की भी मांग की और चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनका वेतन वृद्धि के साथ उन्हें नहीं मिलता है तो वे चक्का जाम जारी रखेंगे और कार्य का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। 5 साल से काम कर रहे हैं हम यहाँ, ना तो आज तक हमारी कोई सैलरी बढ़ी है, और 30वां महीना चल रहा है, ना कोई सैलरी आ रही है। इनको बोल रहे हैं कि सैलरी डालो, तो कहते हैं निगम से बिल पास नहीं हो रहा है। अब दोनों के बीच में हम अटक गए हैं। हमारी डिमांड ये है, जब तक हमारी सैलरी पूरी नहीं आए, वो बढ़ के नहीं आए, जब तक हम नहीं चलाएंगे। कौन सी बसें हैं और कितने साल ये निगम के द्वारा चलाई हुई गाड़ियाँ हैं, जिसको कंपनी ऑपरेट कर रही है, उसके तरफ हम काम कर रहे हैं। कितने लोग आपके काम कर रहे हैं? हम 50 आदमी का स्टाफ होगा। पार्लर पर से सैलरी वेज पर चल रहा है, इनके जहाँ से आ रही है चल रहा है, जब वो बंद खड़ी हुई है। आज ये इधर-उधर से कर्ज आगे क्या से कर्ज लेके करना पड़ता है। आगे जब तक हमारी सैलरी पूरी नहीं आएगी, वो बढ़ के नहीं आएगी, जब तक हम नहीं चलाएंगे। सर हमको देख लो, ये 5वीं-6वीं साल चल रही है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी तनख्वाह बढ़ती है, 10% बढ़ती है, ना तो हमारी तो सैलरी बढ़ रही है, ना टाइम पे आ रही है। तो हमारे मांगे है कि टाइम से तनख्वाह आवे और हमारी सैलरी हर साल 10% बढ़ाई जाए, ये हमारी मांगे हैं। कितने साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे? हमको 6वीं साल चल रही है सर। कितनी बसें यहाँ पे लगी हुई है? बसें 14 बसें हैं, नगर निगम द्वारा संचालित है बसें। आज सर सैलरी नहीं आने के कारण सारा स्टाफ परेशान होकर चक्का जाम कर रखा है, क्योंकि हमें परचूनी दुकान वाले, स्कूल का स्टाफ वगैरह हमको परेशान कर रहे हैं। बोले बच्चों की फीस जमा कराओ, परचूनी वाले बोल रहे हैं हमारे को पैसे दो, हम कहाँ से देवे, हमारी सैलरी नहीं आ रही है। महीने की सैलरी बाकी है आप लोगों की? हमारी 2 महीने की सैलरी बाकी है, ये 3रा महीना चालू हो गया। क्या कहा प्रशासन, क्या कह रहा है आपको? प्रशासन बोल रहा है, बोले नगर निगम से हमारा पेमेंट नहीं कर रही है, जब तक वो नहीं करेगी हम आपको सैलरी नहीं देंगे, और जब तक हमारी सैलरी नहीं आएगी जब तक हम गाड़ियाँ नहीं निकालेंगे। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह। सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। बढ़ती गर्मी के साथ साथ शहर में पानी की समस्या भी बढ़ती नजर आ रही है। अभी कुछ ही दिन पूर्व पानी की समस्या को लेकर कई क्षेत्रों के लोगों ने मिलकर वाटर बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन किया था और आज अजमेर के फायसागर रोड पर स्थित विनायक विहार कॉलोनी के क्षेत्रवासियों ने पानी की किल्लत को लेकर जलदाय विभाग को ज्ञापन सौंपा। कॉलोनी के सचिव कांति कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके क्षेत्र में पानी दिनों दिनों तक नहीं आता है और जब भी आता है तो उसका प्रेशर कम ही रहता है। साथ ही क्षेत्र में पाइपलाइन अधूरी पड़ी है जिसके कारण समस्या और बढ़ी हुई है। आज इन्हीं मांगों की पूर्ति हेतु क्षेत्रवासियों ने अधिशासी अभियंता से बात की और जलदाय विभाग को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद अधिशासी अभियंता ने उन्हें उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने का आश्वासन दिया। हमारे फायसागर रोड पे विनायक विहार कॉलोनी बनी हुई है जिसकी विकास समिति के पदाधिकारियों ने आज हमारे वहाँ पानी की समस्या बहुत है, विकट है, इसलिए हमने आके अधिशासी अभियंता साहब को ज्ञापन दिया है और पदाधिकारियों के माध्यम से ही दिया है। उसके अंदर हमारे वहाँ क्या 4-4 रोज से पानी आ रहा है, बिना कम प्रेशर के आ रहा है। दूसरी समस्या ये है कि कॉलोनी के अंदर जो पाइपलाइन बिछाए रखी है, जो आज के 1.5-2 साल पहले हुई थी, वो अधूरी पाइपलाइन है। एक गली में 2-2 पाइप डाल के छोड़ दिए गए हैं, जिससे भी पानी की समस्या का विकट वो बना हुआ है। तो हमने आज अधिशासी अभियंता साहब को कहा है और उनसे 15 मिनट तक हमारी पदाधिकारियों की सबकी उसमें वार्ता भी हुई है। तो उन्होंने कहा कि गर्मी है, मुझे मालूम है। तो हमने कहा था वहाँ पीने का जब पानी का टैंकर हम मंगाते हैं तो एक टैंकर वाला 400 से 600 के बीच में पानी की कीमत हमसे वसूलता है, तो इसकी समस्या का समाधान करिए। तो उन्होंने कहा आप फिल्टर के ऊपर, उन्होंने हमारे सामने जाइए नहीं, इनको फ़ोन किया, बोले वहाँ जाके आप नोटेट कराइए, आपके तत्काल प्रभाव से टैंकर आएगा। और दूसरा पाइपलाइन के लिए उन्होंने कहा कि 15 तारीख के बाद, वहाँ मैंने सर्वे करवा लिया है, उसके बाद में मैं आपकी पाइपलाइन बिछवा के और उसकी आपकी समस्या का समाधान करूँगा। 4 दिन के अंदर 1 दिन पानी आ रहा है सर, और बिना प्रेशर के आ रहा है, क्योंकि आपको पता है आगे GC2 है हमारे वहाँ, तो GC2 के अंदर फुल पानी जाता है वहाँ। और हमारे जो बीच में कॉलोनी बची हुई है जिसके अंदर 200 घरों की लगभग मकान बने हुए हैं, उनमें पानी नहीं आता है। तो इसलिए हमने आज जलदाय विभाग को ज्ञापन दिया है सर, और नहीं अगर इसकी समस्या का समाधान होगा तो हम जलदाय विभाग को, हमारे प्रशासन को, जो कलेक्टर साहब हैं उनके माध्यम से आगे हमारी बात पहुँचाएंगे। ये वार्ड तो ये उत्तर विधानसभा क्षेत्र आता है। बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर व डायरेक्टर विशाल महातकर आज अजमेर पहुंचे और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में अकीदत के फूल और चादर पेश किए। उन्हें बॉलीवुड दुआगो सैयद कुतुबुद्दीन सखी ने जियारत कराई और उनके हाथ में कामयाबी और हिफाजत का काला धागा बांधकर तबर्रुक भेंट किया। आपको बता दें कि विशाल महातकर ब्लड मनी, आवारापन और 3AM जैसी फिल्मों को निर्देशित कर चुके हैं। NGT के सख्त निर्देश हैं कि शहर के कूड़े कचरे को ढककर परिवहन कर ले जाना चाहिए, लेकिन अजमेर नगर निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ता है। अब तक तो कचरे को खुले वाहनों में परिवहन करते देखा जाता था, लेकिन अब आनासागर की जलकुंभी को खुले वाहनों में परिवहन कर ले जाती निगम की गाड़ियां शहर को बीमार करने में आमादा है। इन वाहनों से जलकुंभी के साथ ही दुर्गंध युक्त पानी व कई बार मरी हुई मछलियां भी चलते वाहनों से आए दिन सड़कों पर गिरते दिखाई दे रही हैं, जो अजमेर को और स्मार्ट बना रही है। ज्यादातर वाहन खुली गाड़ियों में कचरा परिवहन करते हैं, ऐसे में हादसे का डर बना रहता है। इन वाहनों के पीछे चल रहे दुपहिया वाहनों पर भी कई बार कचरा आ जाता है, जिससे दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। और अजमेर में भी एक ऐसे खुले कचरा परिवहन वाले वाहनों की कमी नहीं है। आए दिन ऐसे वाहन सड़कों पर बेखौफ दौड़ते दिखते हैं। शहर में वाहनों से बिना ढके कचरा उठाया जा रहा है, जिससे साफ सफाई की व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हो रहा है। शहर का हर तबका इससे परेशान है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी व जनप्रतिनिधि इन वाहनों को देख आंखें मूंद लेते हैं और अजमेर शहर को उसके हाल पर रोता छोड़ देते हैं। आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।